साथियों, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के आज के अध्याय में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्शन 5। सेक्शन 5 से मेरा क्या अभिप्राय है? 3 बातें हैं: अटैचमेंट, एडजुडिकेशन एंड कॉन्फिस्केशन। तो सेक्शन 5 जो है वो एक इम्पॉर्टेंट स्थान रखता है पीएमएलए एक्ट में। यदि इसके हम टाइटल को देखें, अभी मैं आगे आपको बाय द वे ऑफ प्रेजेंटेशन जो है और अधिक एक्सप्लेन करने का जो है प्रयास करूंगा, पर अभी हम चल रहे हैं मोटी मोटी बात पे। ये कहता है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। जैसा कि आपको शब्द जो है स्पेसिफिक कर रहा होगा अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, तो इसका अभिप्राय क्या है कि कोई प्रॉपर्टी है और उसका जो है कोई अटैचमेंट हुआ है। वो क्या है? इन रिलेशन टू द मनी लॉन्ड्रिंग। अगर मनी लॉन्ड्रिंग में कोई प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है, प्रॉपर्टी मीन्स जो प्रोसीड ऑफ क्राइम का आउटकम है, तो उसका अटैचमेंट जो है वो कैसे होगा, जिसके लिए प्रक्रिया क्या होगी, क्या क्या प्रोटोकॉल्स जो है वो अथॉरिटीज़ को अडॉप्ट करने होंगे। साथियों, हम सब जानते हैं कि इन इंडिया वी आर हैविंग द रूल ऑफ लॉ। हालांकि ये बात भी सही है कि अधिकांश लोग इस रूल ऑफ लॉ को फॉलो करते नहीं है, सब अपनी मनमर्जी करते हैं। बट जो नियम कायदे कानून बने हुए हैं, अगर उसकी पालना नहीं होती है तो हम लोग कोर्ट में जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि कोर्ट का जज जो है हमारी बात नहीं समझ पाता है या कंसिडर नहीं करता है, तो हम जाते हैं हायर कोर्ट में। तो डिफरेंट तरह के मैकेनिज्म जो है कानून में दिए गए हैं। तो कहने की बात यह है कि अगर हमारे पॉइंट प्रॉपर रेज हैं तो इस बात की गारंटी नहीं है कि अथॉरिटी जो है मान लेगी। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग हायर कोर्ट्स में जा रहे हैं और हायर कोर्ट में कोई जज जो है ठीक बैठा है, कानून समझता है और उनको जो है इन्फ्रिंजमेंट दिखता है, तो वहाँ पर निश्चित तौर पर राहत भी मिलती है। और ऐसे अनेकों ही जजमेंट आपको मिल जाएंगे रिकॉर्ड के ऊपर कि जहाँ पर कंसर्न डिफेंस ने ये साबित कर दिया कि जो एलिस्ट प्रॉपर्टी है वो एलिस्ट क्राइम से पहले की है या प्रोसीड ऑफ क्राइम का आउटपुट नहीं है, तो वहाँ पर प्रॉपर्टी को रिलीज़ भी किया गया, भले ही वो प्रॉपर्टी गलत तरीके से सीज की गई थी। तो सेक्शन 5 क्या बोलता है, इसके प्रोटोकॉल्स क्या हैं, इसकी जानकारी हम सबको होना आवश्यक है। तो साथियों, टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉपी और एक पेन लेके बैठिए, शुरू करते हैं आज का प्रेजेंटेशन। साथियों, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, हमको टॉपिक के शुरुआत में 2 चीज़ जो है दिखाई देंगी। सबसे पहला तो है चैप्टर नंबर 3। क्लियर हो गया आपको? और उसके साथ साथ जो है टर्म्स लिखी हुई हैं: अटैचमेंट, एडजुडिकेशन एंड कन्फिस्केशन। देखिए आप सबको कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? चलिए, सेक्शन 5 जो है वो कानून में एक इम्पॉर्टेंट जो है स्थान रखता है, क्योंकि ये डील करता है अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन द मनी लॉन्ड्रिंग। इसको आप नोट कर लो। तो कुल मिला के यदि हम एक बेसिक पार्ट को देखते हैं सेक्शन 5 के, तो हमें 3 चीज़ जो है देखने को मिलती है। सबसे पहले है अटैचमेंट, दूसरा है प्रॉपर्टी और तीसरा है मनी लॉन्ड्रिंग। तो कुल मिला के अगर अटैचमेंट करना है किसी प्रॉपर्टी का, तो ये शो करना आवश्यक है कि ये इन्वॉल्व है इन द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। अगर ऐसा कोई एलिगेशन नहीं है या ऐसा कोई फैक्टर जो है रिकॉर्ड पे नहीं आ पाता है, तो डेफिनेटली प्रोसिक्यूशन के पास कोई भी अधिकार नहीं है ऐसी प्रॉपर्टी को सीज करने का। अब उसका समाधान क्या है, ये कैसे मालूम करें कि वो प्रॉपर्टी एलिजिबली इन्वॉल्व है या नहीं है और कौन कौन जो है वो सीज कर सकता है। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे ज्यूरिसडिक्शन के ऊपर कि कौन कौन अथॉरिटीज़ सेक्शन 5 के तहत जब अटैचमेंट करेंगी तो अपना ज्यूरिसडिक्शन जो है वो एक्सरसाइज कर सकती हैं। क्लियर है? तो शुरुआत में क्या लिखा हुआ है? वेयर द डायरेक्टर, ये इसका जो है शुरुआत है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसी के साथ एक वर्ड लिखा हुआ है और एनी अदर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी डायरेक्टर ऑथराइज बाय डायरेक्टर। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। सबसे पहले तो है डायरेक्टर, और अगर डायरेक्टर अवेलेबल नहीं है तो कोई भी ऑफिशियल जो कि डेप्यूटी डायरेक्टर के रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, मस्ट बी ऑथराइज बाय द डायरेक्टर। अगर वो डायरेक्टर द्वारा ऑथराइज नहीं है तो उस सिनेरियो में किसी भी रूप में प्रोसिक्यूशन जो है वो सक्सीड नहीं हो पाएगा ऐसे अटैचमेंट को जस्टिफाई करने के लिए। तो पहली बात तो होना चाहिए डायरेक्टर। अगर डायरेक्टर अवेलेबल नहीं है तो इट मस्ट बी अ डेप्यूटी डायरेक्टर और अबाउट द डेप्यूटी डायरेक्टर। और तीसरी बात है कि मस्ट बी ऑथराइज बाय डायरेक्टर फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन। केवल इस सेक्शन के लिए अधिकृत होना चाहिए बाय द डायरेक्टर। और एक बात आपको मैं स्पष्ट कर दूं, ऑथराइज का मतलब लिखित ऑथराइज्ड है, मौखिक ऑथराइज नहीं होता है। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने अनेकों ही जजमेंट में ये स्पष्ट किया है कि सिविल सर्वेंट वर्बल डायरेक्शंस पे काम नहीं कर सकते। अगर वो ऑथराइज कर रहे हैं, पावर को डेलीगेट कर रहे हैं, तो इन दैट सिनेरियो जो भी वो ऑर्डर पास करते हैं वो ऑर्डर राइटिंग में होना चाहिए और रीज़न स्पेसिफिक होने चाहिए कि क्या विशेष कारण रहा कि उनके पास समय नहीं है और वो अपनी पावर्स को डेलीगेट कर रहे हैं किसी ऑफिशियल को। तो यहाँ पर 2 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात, अटैचमेंट के लिए जो सोल अथॉरिटी है वो है डायरेक्टर। डायरेक्टर अवेलेबल नहीं है तो वो किसी भी ऑफिशियल को ऑथराइज कर सकता है, बट वो ऑफिशियल डेप्यूटी डायरेक्टर से नीचे के रैंक का नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, ही मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय द डायरेक्टर फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन। तीसरी इंपॉर्टेंट बात किया है कि जहाँ पर डायरेक्टर और उस व्यक्ति को जो ऑथराइज किया गया है उसको ऐसा रीज़न टू बिलीव है। और यहाँ पर एक बात आप देखिएगा ब्रैकेट में
क्या लिखी हुई है, द रीज़न फॉर विच सच बिलीव इज़ टू बी रिकॉर्डेड मस्ट बी इन राइटिंग। तो मैंने आपसे क्या कहा अभी कि वर्बल काम नहीं चलेगा, हर चीज़ को राइटिंग में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। दूसरी बात, वो रीज़न जो है इट शुड बी रीजनेबल, वेग रीज़न नहीं होने चाहिए, रीज़न शुड बी रीजनेबल। अगर ऑर्डर वेग है, रीजनेबल नहीं है, तो किसी भी रूप में अटैचमेंट जो है वो जस्टिफाइड नहीं होगा। तो कितने चेक बैरियर्स लगा दिए कानून ने, और आप कहते हो PMLA बड़ा एक्ट है। मैं कह रहा हूँ बहुत छोटी चीज़ है, आपको एक एक चीज़ जो है चेकआउट करनी है। नंबर 1 की पहली बात तो जुरिडिक्शन कौन एक्सरसाइज कर रहा है, नंबर 2 क्या डेलीगेशन है, नंबर 3 डेलीगेशन कैसे किया गया, नंबर 4 अटैचमेंट करने के लिए रीज़न टू बिलीव होना चाहिए, और ये रीज़न रीजनेबल होना चाहिए, एंड इट मस्ट बी ब्रीफ और इट मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द राइटिंग। अगर ये नहीं है तो किसी भी रूप में अटैचमेंट भी लीगल नहीं होगा। क्लियर हो गया? चल रहे हैं हम आगे। ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल इन हिज पोजीशन, जो भी मटेरियल उसके पोजीशन में है उसके आधार पर ये निष्कर्ष जो है निकालना होगा। क्लियर है? अब वो क्या है कि एनी पर्सन इज इन पोजेशन ऑफ एनी प्रोसीड ऑफ क्राइम, की जो कंसर्न व्यक्ति है। मैंने आपसे लास्ट टाइम एक बात कही थी कि पर्सन के डेफिनेशन को आप पढ़ते हुए चलो, और इसके लिए अलग से मैंने वीडियो बनाया कि हु इज़ पर्सन। अब यहाँ पर अगर हम पर्सन को देखेंगे तो उसमें जुरिस्टिक पर्सन भी है, आर्टिफिशियल पर्सन भी है, और इंडिविजुअल भी इसमें इंक्लूड किया गया है। अगर ऐसा कारण है बिलीव करने का कि उसका कब्जा है किसी ऐसे प्रॉपर्टी को लेकर जो कि प्रोसीड ऑफ क्राइम का आउटपुट है। क्लियर है? और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सच प्रोसीड ऑफ क्राइम आर लाइकली टू बी कंसील्ड, और ये जो प्रोसीड ऑफ क्राइम है ये संभावित रूप से कंसील किया जाना है, यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाना है, और डेल्ट विथ होना है इन एनी मैनर विच में रिजल्ट इन फ्लस्ट्रेटिंग एनी प्रोसीडिंग रिलेटिंग टू द कॉन्फिस्केशन, कि ऐसी कार्रवाई में उसका उपयोग किया जाना है जिससे कि प्रोसीड ऑफ क्राइम के संदर्भ में जो भी प्रोसीडिंग एक्ट के तहत की जानी है उसका पर्पस ही फ्लस्ट्रेट हो जाए। और वो प्रोसीडिंग कौन सी है? द प्रोसीडिंग ऑफ कॉन्फिस्केशन। और कॉन्फिस्केशन कब होता है? कि जब ये प्रूव हो जाए कि ये एलिज प्रॉपर्टी या एलिज आर्टिकल जो है ये प्रोसीड ऑफ क्राइम का आउटपुट है, तभी ये कॉन्फिस्केट होगा। अगर ये एविडेंस फाइल पे नहीं है और ऐसा रीजन टू बिलीव नहीं है, गलत सलत तरीके से काम करते हैं, तो वहाँ पर सेक्शन 5 सब क्लॉज ए और सब क्लॉज बी के जो क्लॉज हैं जो कि डिफेंस के पक्ष में, इसका फ़ायदा जो है आप ले सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर आपको देखना है, ही में, ये है सबसे इंपॉर्टेंट, बाय ऑर्डर इन राइटिंग। अब यहाँ पर वो कैसा था कि साहब मेरे ऊपर तो कोई बाउंडेशन नहीं है, वर्ड जो है वो मैं यूज़ कर रखा है। तो एक बात जो है आपको स्पष्ट कर दूं कि जब भी कोई कार्रवाई सरकारी कर्मचारी करते हैं तो वो कर्मचारी ड्यूटी बॉन्ड है टू रिकॉर्ड द रीज़न, टू रिकॉर्ड एवरीथिंग इन द रीजनेबल मैनर। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ऐसा कोई भी प्रोसीडिंग उनको नहीं करना है जिससे कि कोई सस्पिक्शन क्रिएट हो प्रोसिक्यूशन की जेन्युइननेस पे। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि प्रोसिक्यूशन को अपना केस प्रूव करना है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, और जिसके लिए आप सेक्शन 101 इंडियन एविडेंस एक्ट के पैरामीटर्स को निकाल के पढ़ सकते हैं। तो कुल मिला के बात क्या है जो निकल के आ रही रिकॉर्ड के ऊपर, कि जो भी काम अथॉरिटीज़ कर रही हैं उसका सेटिस्फैक्शन एज पर लॉ होना जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वह ऑर्डर राइटिंग में करके प्रोविजनली, मतलब टेम्पररी, कुछ समय के लिए अटैच कर सकता है उस प्रॉपर्टी को, और वो पीरियड 180 डेज मीन्स 180 दिन से ऊपर का नहीं होगा। और इसके काउंटिंग कहाँ से होगी? फ्रॉम डेट ऑफ ऑर्डर। मान लीजिए कि 29/10/2023 को कोई अटैचमेंट हुआ है, उदाहरण ले रहे हैं अपन, तो वहाँ से आपको काउंट करने हैं 180 दिन, और ये ऑर्डर 180 दिन ही फोर्स में रहेगा, उसके बाद ये फोर्स में नहीं रह सकता। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है ये जानना जरूरी है डिफेंस के लिए, प्रोवाइडेड दैट, ये नोट करो आप, नो सच ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट शैल बी मेड, कि ऐसा ऑर्डर नहीं किया जाएगा अनलेस, जब तक इन रिलेशन टू द शेड्यूल ऑफेंस a report has been forwarded to a magistrate under section 173 of CRPC। जब तक मजिस्ट्रेट को शेड्यूल ऑफेंस के संबंध में कोई रिपोर्ट फॉरवर्ड नहीं की जाती या कर दी जाती, उससे पूर्व कोई भी अटैचमेंट का ऑर्डर नहीं होगा। तो ये एक बेसिक कमी है प्रोसिक्यूशन के लिए एक्ट के अंदर। अगर ऐसी गलती प्रोसिक्यूशन के अधिकारी करते हैं, क्योंकि वो भी ह्यूमन बींग्स हैं और ह्यूमन एरर जो है आना पॉसिबल है, तो आप इस क्लॉज का जो है फ़ायदा ले सकते हैं। और अ कंप्लेंट हैज़ बीन मेड by the person authorized to investigate the offence mentioned in that schedule before the magistrate or court for taking cognizance। और जब तक कि उसके द्वारा सक्षम न्यायालय के समक्ष कार्रवाई हेतु परिवाद पेश नहीं किया जाता, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि परिवाद उसके द्वारा ही पेश किया जाएगा जो कॉम्पिटेंट है टू इन्वेस्टिगेट। नंबर 2, उसी कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा जो कोर्ट कॉम्पिटेंट है टू टेक द कॉग्निजेंस ऑफ द शेड्यूल ऑफेंस एज द केस में बी। और अ सिमिलर रिपोर्ट और कंप्लेंट हैज़ बीन मेड और फाइल्ड अंडर द कॉरस्पॉन्डिंग लॉ ऑफ एनी अदर कंट्री,
कि अगर कोई एनी अदर कंट्री में ऑफेंस हुआ है और उसका एनालॉगस लॉ है और उसके तहत जो है अटैचमेंट की कार्रवाई होनी है, तो सबसे पहले वो रिपोर्ट या वो कंप्लेंट जो है वो फॉरवर्ड हो जानी चाहिए एज पर द लीगल प्रोविजन। तो ये प्रोविजंस क्यों बनाए गए हैं? ताकि जास्ती ना हो। ये लोग क्या करते हैं, कई बार जास्ती करते हैं कि मनमानी करके अटैचमेंट करते हैं। तो अटैचमेंट कब होगा? सबसे पहली बात, शेड्यूल ऑफेंस के संबंध में रिपोर्ट फॉरवर्ड कर दी गई है मजिस्ट्रेट को एज पर सेक्शन 173 ऑफ सीआरपीसी। यह कंप्लेंट जो है मेड कर दी गई है बाय द पर्सन ऑथराइज टू इन्वेस्टिगेट द ऑफेंस। दूसरी बात है कि द ऑफेंस मस्ट बी द शेड्यूल ऑफेंस। तीसरी बात है, इट मस्ट बी फॉरवर्डेड टू द मजिस्ट्रेट हु इज कॉम्पिटेंट फॉर टेकिंग द कॉग्निजेंस ऑफ द शेड्यूल ऑफेंस। तो मैं यहाँ पर आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण बिंदु की ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि मजिस्ट्रेट और कोर्ट ऑथराइज फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस मीन्स द स्पेशल कोर्ट अंडर द पीएमएल एक्ट। ये मोटी मोटी बात है जिसका अभिप्राय ये है। क्लियर हो गया? आपको नोट कर लिया आपने? तो कुल मिला के हमने पहले क्या पढ़ा कि कंपिटेंट अथॉरिटी कौन कौन है। दूसरी बात है कि इसका मोडस ऑपरेंडी क्या होगा, ये काम कैसे होगा। अब तीसरा फिर एक प्रोविजो आ गया, प्रोवाइडेड फर्दर दैट नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द फर्स्ट प्रोविजो। कि फर्स्ट प्रोविजो मतलब जो अपन अभी पढ़ा उसमें किसी बात के होते हुए भी एनी प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन में बी अटैच्ड, कोई प्रॉपर्टी जो है वो अटैच की जा सकती है अंडर दिस सेक्शन इफ डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी डायरेक्टर ऑथराइज्ड बाय हिम फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन हैज रीजन टू बिलीव द रीजन फॉर सच बिलीव इज टू बी recorded in writing on the basis of material in his possession that if such property involved in money laundering is not attached immediately under this chapter, the non-attachment of property is likely to frustrate any proceeding under this head. तो यहाँ एक एक्सेप्शन है मेन प्रोविजो का। एक्सेप्शन क्या कहता है कि वो चाहे तो कर सकते हैं, बट उसके लिए उनको रीज़न या जो बिलीव है वो राइटिंग में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। रीज़न शुड बी रीजनेबल, और उनको ये शो करना पड़ेगा कि अगर हमने अटैचमेंट नहीं करा तो नॉन अटैचमेंट जो इस प्रोसीडिंग का पर्पस है उसको फ्लस्ट्रेट कर देगा। यूजुअली क्या होता है कि ये लोग इस वाले क्लॉज पर रिलाई करते हैं रादर देन क्लॉज नंबर 1 पे, जबकि प्रोटोकॉल क्या है कि सबसे पहले इस पे जाओ, और अगर इस पे जाना संभव नहीं है तब जाकर विशेष कारण को भी आपको रिकॉर्ड करना है और उसके बाद जो है आपको अटैचमेंट करना है, पर होता बिल्कुल इसका उलट है। तो कुल मिला के इन चीज़ों का जो है आपको विशेष ध्यान रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 180 दिन की जो मिस्ट्री है वो सॉल्व कैसे होगी, उसके लिए फिर जो है एक प्रोविज़ो आया है, और ये प्रोविज़ो जो है ये इंसर्ट हुआ था बाय द फाइनेंस एक्ट 2018, और ये जो है 29/3/18 का जो है अमेंडमेंट है उसके जरिए ये इंसर्ट हुआ था, और 19/4/18 से ये इफेक्ट में है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ 180 डेज, अगर हम 180 दिन का पीरियड जो है काउंट कर रहे हैं, द पीरियड ड्यूरिंग विच द प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन इज स्टेड बाय द हाई कोर्ट शैल बी एक्सक्लूडेड। अगर कोई हाई कोर्ट ने इंटरवीन करके प्रोसीडिंग को स्टे कर रखा है तो उस पीरियड को जो है एक्सक्लूड करना पड़ेगा 180 दिन की काउंटिंग करते हुए। एंड अ फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ वेकेशन ऑफ सच स्टे ऑर्डर शैल बी काउंटेड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर 2 पार्ट इन्होंने कर दिए कि 180 दिन अगर काउंट करने हैं आपको, तो अगर कोई हाई कोर्ट का स्टे है तो जब तक वो स्टे है तब तक का टाइम जो है काउंट नहीं करना अपने को। एंड अ फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ वेकेशन, जिस दिन ऑर्डर वेकेट हुआ है उस दिन से एक फर्दर पीरियड भी जो है काउंट करना है जो कि 30 दिन से ऊपर का नहीं होगा, ऑफ सच स्टे ऑर्डर शैल बी काउंटेड। तो कुल मिला के 2 छूट उनको मिल चुकी है। सबसे पहली बात कि 180 दिन तक जो है ये ऑर्डर फोर्स में रहेगा, बट 180 दिन काउंट करने के लिए इनको ये बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर हाईकोर्ट का स्टे है तो वो जो पीरियड है वो काउंट नहीं होगा, और इसके अलावा एक फर्दर पीरियड जो कि 30 दिन से ऊपर एक्सीड नहीं होगा, और ये कब से इनिशिएट होगा, फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ वेकेशन ऑफ सच स्टे ऑर्डर। तो ये भी जो है उसमें काउंट कर सकते हैं टू कैलकुलेट द एब्सोल्यूट पीरियड ऑफ 180 days। क्लियर हो गया अपने को? बहुत सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं यहाँ पर क्लॉज नंबर 2 के ऊपर। ये क्या बोलता है, द डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिशियल नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी डायरेक्टर शैल, कि दोनों बातें हैं कि डायरेक्टर हो या कोई भी ऑफिशियल हो जो कि डेप्यूटी डायरेक्टर से नीचे का नहीं है, शैल इमीडिएटली आफ्टर अटैचमेंट अंडर सबसेक्शन 1, जैसे ही वो अटैचमेंट करेगा फिर इन पर ड्यूटी आ गई, इसकी कॉपी जो है फॉरवर्ड करेगा along with the material in his possession relating to it in that subsection to the adjudicating authority, कि जो अटैचमेंट अथॉरिटी है वो सारा का सारा मटेरियल प्लस अटैचमेंट ऑर्डर जो है ये फॉरवर्ड कर देगी या कर देगा टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इन अ सील्ड एनवेलप। ये दूसरा प्रोटोकॉल है। पहले बात तो आपको फॉरवर्ड करना है इमीडिएटली, दूसरी बात ये फॉरवर्ड करना है सील्ड एनवेलप में, इन द मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ
एंड सच एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल कीप सच ऑर्डर एंड मटेरियल फॉर सच अ पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। और जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो जस्टिफाई करेगी कि ये जो अटैचमेंट है ये सही है या नहीं है। अगर वो ये मानती है कि वो सही नहीं है तो वो अटैचमेंट को वैकेट भी कर सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि क्लॉज नंबर 2 क्या बोलता है कि ये काम जो अटैचमेंट का है ये तो करेगा डायरेक्टर या कोई भी ऑफिशियल जो कि डेप्यूटी डायरेक्टर के रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए। जैसे वो अटैचमेंट करेगा, अटैचमेंट करने के बाद वो इमीडिएटली अपनी रिपोर्ट को अलॉन्ग विद द मटेरियल इन हिज पोजीशन जिसके आधार पर कंक्लूजन जो है ड्रॉ किया गया है फॉर द अटैचमेंट उसको फॉरवर्ड कर देगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को और वो उसको रिटर्न करेगी फॉर सच अ पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। क्लियर हो गया आपको? अब तो कोई दिक्कत नहीं। साथियों क्लॉज नंबर 3 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 2 बेनिफिट जो है रेज करता है इन फेवर ऑफ द कंसर्न डिफेंस। सबसे पहली बात कि अगर कोई ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट है तो वो सीज कर जाएगा टू हैव एग्जीक्यूशन, कि उसका जो एग्जीक्यूशन है या जो उसका ऑपरेशन है वो सीज हो जाएगा आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड स्पेसिफाइड। 180 दिन के पूरे होते ही वो ऑर्डर जो है ख़त्म हो जाएगा अगर कोई एक्सक्लूजन कानून में नहीं दिया गया है तो। दूसरी बात, अगर सेक्शन 8 सब क्लॉज 3 के तहत कोई ऑर्डर है तो उसके तहत भी ये खत्म हो जाएगा, पर अगर दोनों में कन्फ्लिक्ट है तो जो पहले प्रिवेल करेगा उसके तहत जो है ये ऑर्डर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब सेक्शन 8 सब क्लॉज 3 यहाँ पर बीमारी नहीं आई है जिसको भी देखना जो है ज़रूरी है ताकि जब हम पढ़ रहे होंगे तो हमें कोई भी कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट ना हो और हम इजीली जो है वर्कआउट करते हुए अपने राइट्स को जो है वो इन्फोर्स कर सकें। अब सेक्शन 8 सब क्लॉज 3 क्या कहता है? एडजुडिकेशन, कि अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ये मानती है कि अटैचमेंट जो है गलत है और उसने जो है वैकेट कर दिया इसको, तो उस सिनेरियो में अटैचमेंट ऑर्डर अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो 180 दिन या सेक्शन 8 सब क्लॉज 3 में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर जो पहले होगा वही जो है वो प्रिवेल करेगा। सब क्लियर हो गया अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं। चौथी बात यह कि नथिंग दिस इन दिस सेक्शन, कि इस सेक्शन में कोई बात के होते हुए भी शैल प्रिवेंट द पर्सन इंटरेस्टेड इन द एंजॉयमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अटैच अंडर सबसेक्शन 1 फ्रॉम सच एंजॉयमेंट। अब मान लीजिए कि आप किसी घर में रह रहे हैं और उस प्रॉपर्टी को आप एंजॉय कर रहे हैं फॉर योर ईजमेंटेड राइट्स, और प्रॉपर्टी जो है अटैच हो गई तो उस घर में आप रह सकते हैं। उस घर से या उस प्रॉपर्टी से बाहर निकालने का या उसे एब्सोल्युटली सील करने का कोई भी अधिकार जो है इन अथॉरिटीज़ के पास में नहीं है जो कंसर्न अटैचमेंट अथॉरिटी है। तो सब क्लॉज 4 जो है वापस से आपको एक राहत दे रहा है बीइंग अ डिफेंस। ये कहता है कि इस सेक्शन में किसी बात के होते हुए भी अगर कोई व्यक्ति है उसकी प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी में उसका इंटरेस्ट है और वो प्रॉपर्टी है इमूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स अचल संपत्ति, तो सब सेक्शन 1 में अटैचमेंट हो जाने के बावजूद भी उसके एंजॉयमेंट से आपको बेदखल या उस अधिकार को ख़त्म नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर 2 आ गए स्पष्टीकरण। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन पर्सन इंटरेस्टेड इन रिलेशन टू एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर अचल संपत्ति की बात करें तो उसके कॉन्टेक्स्ट में पर्सन इंटरेस्टेड कौन होगा? इंक्लूड ऑल द पर्सन क्लेमिंग और एंटाइटल्ड टू क्लेम एनी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। तो उसका मतलब उसका एजेंट, उसका लीगल हेयर, उसका रिप्रेजेंटेटिव, ये सारे व्यक्ति जो है यहाँ पर हो जाएंगे इंक्लूड इन द कैटेगरी पर्सन इंटरेस्टेड। क्लियर हो गया? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, द डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिशियल हु प्रोविजनली, कि डायरेक्टर और कोई भी ऑफिशियल जो कि डेप्यूटी डायरेक्टर से नीचे रैंक का नहीं होगा जो कि प्रोविजनली अटैच करता है ऐसी प्रॉपर्टी को अंडर सबसेक्शन 1 शैल, ये एक बार इंपॉर्टेंट है, शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम सच अटैचमेंट फाइल अ कंप्लेंट स्टेटिंग द फैक्ट्स ऑफ सच अटैचमेंट बिफोर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, कि जो भी कंप्लेंट है वो इस संबंध में फाइल करेगा टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और उसमें सारे के सारे फैक्ट्स को जो है वो स्टेट करेगा, तभी जाकर अटैचमेंट जो है लीगल होगा, अदरवाइज अटैचमेंट जो है वो लीगल नहीं होगा। तो हमने सेक्शन 5 के सिनेरियो में अटैचमेंट को जो है पढ़ा। अब इसके आधार पर हम 5 कंक्लूजन जो है वो इजीली ड्राइव कर सकते हैं। सबसे पहली बात, अथॉरिटी कंपिटेंट इज डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिशियल नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी डायरेक्टर, जो कि ऑथराइज होना चाहिए बाय डायरेक्टर फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन। नंबर 2, देयर मस्ट बी रीजन टू बिलीव इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मटेरियल इन पोजीशन, कि ये जो एलिस्ट मटेरियल है ये इन्वॉल्व है इन द प्रोसीड ऑफ क्राइम या उसका आउटकम है। तीसरा कारण ये कि प्रोसीड ऑफ क्राइम इज लाइकली टू बी कंसील्ड या लाइकली टू बी ट्रांसफर्ड है, और अगर नॉन अटैचमेंट रहा तो जो पर्पस है कॉन्फिस्केशन का वो खत्म हो जाएगा। ऐसा ऑर्डर फोर्स में रहेगा 180 दिन तक। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अटैचमेंट से पहले कंसर्न रिपोर्ट को या परिवार को संबंधित मजिस्ट्रेट को पेश करना होगा या फॉरवर्ड करना होगा, पर अगर अटैचमेंट करना चाहते हैं विदाउट डूइंग दिस प्रोटोकॉल तो उनको स्पेशल एजेंट जो है रिकॉर्ड करने पड़ेंगे राइटिंग में। अगर हम काउंट कर रहे हैं पीरियड ऑफ 180 days एज फार एज सब सेक्शन 1 इज कंसर्न, तो वहाँ पर अगर हाईकोर्ट से स्टे है तो वो पीरियड निकालना पड़ेगा, और फर्दर एक पीरियड जो 30 दिन से अधिक का नहीं होगा उसको भी यहाँ पर देखना होगा, पर उसका कंप्यूटेशन कब से होगा? फ्रॉम डेट ऑफ वेकेशन ऑफ सच स्टे ऑर्डर। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो मटेरियल फॉरवर्ड हो रहा है कंसर्न एडजुडिकेटिंग
एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, इट शुड बी इन द सील्ड एनवेलप। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये ऑर्डर जो है वो सीज करेगा या तो 180 डेज के अंदर या सेक्शन 8 सब क्लॉज 3 में अगर कोई ऑर्डर आता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का तो उसके सिनेरियो में। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर प्रॉपर्टी इमूवेबल है, उस पर्सन का इंटरेस्ट है तो उस प्रॉपर्टी में वो रह सकता है, उसको एंजॉय कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर प्रोविजनली किसी प्रॉपर्टी को वो अटैच कर रहा है तो 30 दिन के अंदर अंदर एक कंप्लेंट जो है फाइल करेगा वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, और उसमें सारे के सारे फैक्ट्स को जो है वो अटैच करेगा। क्लियर है? तो साथियों, आज के अध्याय में हमने पढ़ा कि अटैचमेंट ऑर्डर क्या है, जिसके लिए सेक्शन 5 में क्या प्रोटोकॉल्स हैं, क्या क्या सावधानियां रखनी है प्रोसिक्यूशन को, और क्या गलती का फायदा जो है डिफेंस ले सकता है। तो साथियों, नेक्स्ट टॉपिक में जो है अपन डिस्कस करेंगे सेक्शन 6 या सब्सिक्वेंट सेक्शंस को, क्योंकि मैं एक सीरीज बना के चल रहा हूँ जहाँ मैं आपको इनलाइटन कर रहा हूँ कि पीएमएल एक्ट क्या है, जिसको हम इजीली कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये वीडियो सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है लिटिगेंट्स के लिए और यंग लॉयर्स के लिए, और खासकर उन व्यक्तियों के लिए जिनको समझना है कि पीएमएल एक्ट क्या है। साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।